डिस्कशन ऑफ मिनिमम डिस्कशन ऑफ 2.5 आवर, यानी कम से कम, इससे कम तो हो ही नहीं सकती, तो क्या बोलेंगे, कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होगी। तो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो उसके लिए बना दिया गया कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा। देखो कई तरह की चर्चा होती है, एक 2 घंटे की चर्चा भी होती है लोकसभा में, जिसके लिए आपका लोकसभा अध्यक्ष ही दिन तय करते हैं, या आपका एक आधे घंटे की चर्चा भी होती है कि कोई छोटा मुद्दा है तो लोकसभा अध्यक्ष सबको बता देते हैं कि भाई आज इस दिन जो है ना शून्यकाल नहीं होगा, वो उसको स्थगित कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था स्थगन का अधिकार किसको है, मैंने आपको बताया था सत्रावसान का, सत्र की समाप्ति का और सत्र आहूत करने का, यानी कि समनिंग का, और साथ ही आपका प्रोरोगेशन का राइट किसके पास में है, ये राष्ट्रपति के पास में है। लेकिन एडजॉर्नमेंट के राइट किसके पास में है, तो वो उस सदन के अध्यक्ष के पास में है। छोटी सी बात है ना, तो आप कहेंगे हाँ जी स्थगन का अधिकार तो अध्यक्ष के पास में है, तो अध्यक्ष बोल देंगे कि ठीक है आज जो है 11 से 12 बजे में ये शून्यकाल नहीं होगा, ठीक है 12 से 1 तक जो है शून्यकाल नहीं होगा, और इसमें आज एक आधे घंटे की चर्चा होगी। तो कई बार लोकसभा में एक आधे घंटे की चर्चा भी होती है, एक 2 घंटे की चर्चा भी होती है आपका, ठीक है जब उनको लगेगा, वो 2 दिन हो सकती है सप्ताह में, आधे घंटे की चर्चा सप्ताह में 3 दिन जो लोकसभा अध्यक्ष फिक्स कर दे। और ये कितने की होती है स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा, ये 2.5 घंटे की होती है। क्या होता है, क्या बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे बच्चे, कुछ साथी कह रहे हैं कि भैया क्या इसमें जो अति महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो तत्कालीन होगा, नहीं ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है दोस्त, ठीक है कोई दिक्कत, आ गया स्थगन प्रस्ताव क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत। दूसरा प्रस्ताव है ध्यान आकर्षण, इसके नाम से समझो क्या कहना चाह रहा है ये, मैंने कहा ना इनके नाम में ही इनकी परिभाषा छिपी हुई है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इसको ध्यान को आकर्षित करने के लिए, तो इसको बोल सकते हैं कॉलिंग अटेंशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये क्यों किया जाता है भाई साहब, तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या बोलेंगे, ये मुद्दा तत्कालीन होना चाहिए, सरकार इग्नोर कर रही है किसी, जैसे कि मणिपुर में पीछे हिंसा हुई थी, तो मोदी जी से सवाल बोल लिए थे, मोदी जी बहुत दिन तक नहीं बोले थे उस पर, ये नहीं वो तो बाद का इशू है, मान के चलो ऐसी एक स्थिति हम मान लेते हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो उस पर तो जो जवाब दिया था वो 80 दिन के बाद में दिया था, और वो भी 30 सेकंड बोले थे मोदी जी बस, पूरे देश में बोला था प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं मणिपुर हिंसा के ऊपर, तो वो तो तत्कालीन उनके लिए उस स्थिति में नहीं था। लेकिन मान के चलो कोई इशू हो जाए और ऐसा कोई तत्कालीन ज्वलंत मुद्दा है, जैसे कि कभी आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद के ऊपर कई बार होता है, और देश में या कहीं पर कोई आपका हिंसा हो गई है, या कोई ट्रेजिडी हो गई है, कोई त्रासदी हो गई है, बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है, और उसमें जो है सरकार की कमी दिख रही है, या सरकार का उस पर इग्नोरेंस दिख रहा है कि सरकार इससे जो है मुंह मोड़ रही है, तो ऐसे मुद्दे पर, किसी तत्कालीन मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कितने सदस्यों के, यहाँ पर जो है आपका 50 सदस्यों का आपका क्या होता है, समर्थन होता है, तो हम कह सकते हैं, ये तो याद रख लोगे, टू ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए यानी कि टू ड्रॉ द अटेंशन, सिर्फ इतना सा शब्द लिख दो, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन ए कंटेम्पररी ऑन ए कंटेम्पररी इशू, ठीक है। कहाँ पे रखा जाएगा ये, हम कहाँ की बात कर रहे हैं आपका, तो हम बात कर रहे हैं चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कहीं पर भी इसको रखा जा सकता है कि भाई सरकार को इस बारे में बात करनी चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है, मान के चलो सदन की बैठक चल रही है, जैसे लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं, और किसी एक मुद्दे पर सरकार जो है वो जवाब नहीं दे रही है, तो सारे लोग क्या बोलेंगे एकदम से, आपने देखा होगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा 50 सदस्यों के साथ में, और अध्यक्ष के पास में जाएगा, तो फिर क्या होगा, सरकार सोचेगी कि भाई कार्यवाही से चलने से रोकना है तो उससे अच्छा हमको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम भैया प्लीज पूछिए कि क्वेश्चन आवर 1 में इतने सारे सवालों के जवाब कैसे दिए जा सकते हैं। बेटा मैंने बताया ना आपको,
इतने सारे सवालों के जवाब कैसे दिए जाएंगे? ऐसा नहीं होता। जैसे आप आज आपने सवाल पूछा, आज 10 डेज नोटिस दे दिया, तो आपका जवाब कब दिया जाएगा? अब तो आप बीच में तारीख गिनोगे। फिर मान के चलो आपने 20 तारीख को कोई सवाल पूछा, तो आपके सवाल का जवाब कितना, 10 डेज नोटिस हो गया आपका, 10 दिन पहले आप बताओगे। जवाब कहाँ पर आएगा आपका? 30 को। 30 को तो ये जरूरी थोड़ी है कि 30 को ही आएगा। मंत्री जी कुछ सवालों के जवाब जो है 29 को दे देंगे, कुछ के जवाब जो है वो 28 को दे देंगे मंत्री जी, कुछ के चाहें तो वो इसके 10 डेज के नोटिस पर इसके बाद में वो डेट बताएंगे, इसको दे देंगे कि आज 4 सवालों के जवाब दे दिए। या छोटे छोटे जवाब थे तो एक मंत्री जी ने जो जवाब है अपना 30 सेकंड में दे दिया, किसी ने अपना जवाब 2 मिनट में दे दिया, किसी ने अपना जवाब 3 मिनट में दे दिया, है ना, किसी का जवाब ऐसा था 1 मिनट का, तो 20 ऐसे पूरे हुए थे। मैंने इसीलिए तो कहा कि सिर्फ एक ही बार स्थिति ऐसी बनी है कि 20 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं, नहीं तो कभी हुआ ही नहीं है कि 20 प्रश्नों के जवाब दिए गए हों। आप ध्यान से सुना करें प्लीज। इतने विस्तार से फिर समझाने का और फायदा क्या है? फिर तो मैं उन तरह लोगों की तरह पढ़ दूं ना, ऐसे खट 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 खट, राहुल गांधी की तरह खटाखट खटाखट 8,000। आओ आगे। अवेयर अवेयर अवेयर, आप ऐसा तो नहीं है किसी के ख्यालों में डूब जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान आकर्षण के बाद में साथी आपका ध्यान, पहला कौन सा बताया? स्थगन समझ में आया? चलती कार्यवाही को रोक करके, ये मुद्दा है, इस पर बात करते हैं अभी। ये किसके लिए? किसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। एक है आपका विशेषाधिकार। मैंने संसद सदस्यों के विशेषाधिकार आपको बताए थे, जरा कहाँ पर बताए थे, किस आर्टिकल का वर्णन हमने किया था? विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये हमने महान्यायवादी को भी बताया था कि महान्यायवादी को भी संसद के सदस्यों की तरह विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उसको भी प्रिविलेज मिले हुए हैं। बताओ जी। विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन। तो क्या बोलेंगे? आपने याद है आपने मंत्री से कोई सवाल पूछा था, आपने कितने जवाब सवाल पूछे थे आपसे? आप कहेंगे हम भैया 10 प्रश्न भेज सकते थे अपने, लेकिन उनमें से 5 चुने जाने थे। 5 में से एक स्टार होता है। आंसर आपको मौखिक दिया जा सकता है या लिखित दिया जा सकता है, लेकिन जो मौखिक उत्तर दिया उसकी भी लिमिट हो गई कि भाई आपका 2 उस पर आप पूछ सकते हैं प्रश्न जो पूरक प्रश्न होंगे। साथ में तो ये कह दिया गया कि अतारांकित प्रश्न पर तो आप जिसका उत्तर लिखित में उस पर तो पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। तो जब आपको आंसर रिटन में आया, जो क्वेश्चन आपने पूछा था, इतने अच्छे मत समझना आप नेताजी लोगों को अपने को, कभी सोच रहे हो सब क्वेश्चन लिख लिख के भेज के और आपकी समस्याओं के लिए बहुत शानदार काम कर रहे होते हैं, और भी बहुत काम होते हैं उन्हें, है ना। भ्रष्टाचार का भी उनको देखना पड़ता है, समीकरण भी उनको देखने पड़ते हैं, नेता कैसे खरीदने हैं, कहाँ पर क्या समीकरण है, पार्टी में कैसे बने रहना है, चुनाव अगला कैसे जीता जाएगा, कहाँ पर कैसे रैली होंगी, इस सब के बारे में भी विचार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जनता की समस्याओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो कहने की बात क्या है कि एक मंत्री ने आपको उत्तर लिखित दिया। अब ये जरूरी है कि आप उस मंत्री के उत्तर से सेटिस्फाई हो जाओ या वो संतुष्ट करने वाला ही उत्तर हो, हाँ या ना। आपने कुछ पूछा उनसे, उत्तर वो लिखित में आया, अध्यक्ष ने उसको अतारांकित मान लिया था, इसलिए उसका उत्तर जो है लिखित में आया। अध्यक्ष साहब उसको तारांकित मानते तो उत्तर जो है वो मौखिक आता। अब आपने पढ़ा उत्तर को, तो आपने जो जानकारी मांगी थी, अब आपको लग रहा है कि यार ये तो उल जलूल बातें कर रहे हैं नेताजी, पता नहीं क्या पूछा क्या है, और आंकड़े गलत दिखा रहे हैं, पूछा कुछ गया है, तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, सही डेटा ही नहीं है ये तो, जो डेटा आपने मांगा है कि भाई आपने जो ये स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर इतने चिकित्सालयों का आपने बोला था एक दिन सदन में कि हमने इतने चिकित्सालय खुलवाए या हमने ये किया, इसकी एक स्पष्ट जानकारी भेजिए। अब मान के चलो उन्होंने भेज दिया कि यहाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे, अब आपने वहाँ जा करके देखा जहाँ पर जिला चिकित्सालय बनाने की या स्कूल बनाने की बात है, वहाँ तो अभी खाली ग्राउंड है। आपने भी एक सर्वे करवा लिया, तो आप उनकी जवाब से संतुष्ट तो होंगे नहीं, तो तब क्या होगा? उसी स्थिति के लिए है कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 105 में संसदों के विशेषाधिकार है, ऐसा ही विशेषाधिकार प्रस्ताव भी है कि उनके पास जो अधिकार है, तो उसमें क्या बताया गया है, यदि कब होगा ये लिख सकते हैं, यदि मंत्री, भाई सवाल किससे पूछा जाता? मंत्री से। यदि मंत्री संतुष्टिपूर्ण जवाब ना दे, संतुष्टिपूर्ण जवाब ना दे,
जवाब ना दे, या जवाब ही ना दे, या जवाब ना दे, भेजना अनिवार्य था और ना दे तब भी, तो तब भी क्या बोलेंगे आप, विशेषाधिकार प्रस्ताव का इस्तेमाल करेंगे। इफ द मिनिस्टर, अब आप क्या बोलेंगे, ये संसद के सदस्यों का क्या है, एक विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार है। तो मुझे बताओ जो विशेष अधिकार प्रस्ताव है किसके खिलाफ जाता है। जैसे हमने बोला ये तो पूरे एक पार्टी का ध्यान आकर्षित करने के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो विशेषाधिकार प्रस्ताव का इस्तेमाल होता है वो किसके खिलाफ होता है, तो याद रख लेना अगेंस्ट मिनिस्टर होता है हमेशा, ये मंत्री के खिलाफ होता है। कभी आपसे पूछ ले संसद में या आपसे पूछ ले कभी भी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव किसके खिलाफ होता है, तो ये मंत्री के खिलाफ होता है। किसके, मंत्री के खिलाफ होता है। ओके, नेक्स्ट है जिसको आप जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष लेके आएगा हमेशा प्रस्तावों को। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी हमारा अब सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, या इस सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अपनी सरकार को अब बचा सकते हैं। तो विपक्ष बोलता है भैया सरकार गिर जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो क्या होगा इसके लिए, ऐसे तो नहीं रोज रोज सरकार गिराने लग जाए, तो इसके लिए भी क्या होगा, आपका 50 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए। 50 सदस्यों का अनुसमर्थन यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ 50 मेंबर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ 50 मेंबर्स। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि आपकी जो समझ है वो विकसित हुई है मेरे साथ में धीरे धीरे। आप मुझे बताइए कि जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है क्या उसको राज्यसभा में ला सकते हैं या लोकसभा में ला सकते हैं, कौन से सदन में लाना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव। थोड़ा सोच के जब जवाब देंगे, और अगर आपका जवाब आया तो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, फिर मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाँ बहुत बढ़िया, कई साथियों ने तो कहा है दोनों, दोनों वाले सारे गलत हैं। जिन साथियों ने एलएस लिखा है यानी लोकसभा लिखा है, बहुत शाबाश, थैंक यू। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था आपको, सरकार बनाने के लिए कल ही तो समझाया मैंने, सरकार कब बनेगी, जब पूर्ण बहुमत होगा। पूर्ण बहुमत यानी 272 पर सरकार का गठन होगा। कितने पर होगा, 272 पर। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है आपका वो लोकसभा से बनती है। अभी इलेक्शन हुए थे तो जो मोदी गवर्नमेंट बनी या आपका एनडीए गठबंधन की या किसी की भी जो सरकार अभी बनी, तो क्या आप मुझे बताइए कि वहाँ राज्यसभा चुनावों का कोई महत्व था। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको देश की जो घटना है उनसे थोड़ा बहुत तो कम से कम जुड़ के रहना चाहिए। तो सारे साथी हमारे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कभी भी आएगा तो लिख लेना लोकसभा में आएगा, इन लोकसभा। कॉमन सी बात होगी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर लाया जा सकता है। 10 दिन में चर्चा होगा, जब भी इसको लाएंगे ये 50 सदस्यों ने अनुसमर्थन दे दिया, और फिर 10 दिन के अंदर अंदर क्या होगी, इसमें चर्चा होगी। अध्यक्ष बता देंगे वो कौन से दिन होगी। डिस्कशन विल बी इन 10 days, डिस्कशन विल बी इन 10 days। यानी सरकार को भी ये मौका मिलता है कि भाई सरकार देखे कि भाई उसके पास सही में है भी विश्वास के मतलब बहुमत वो हासिल कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, देख ले, अपने हथकंडों का इस्तेमाल कर ले। 10 दिन में चर्चा होगी। और ये प्रथम बार जो लाया गया था, प्रथम बार 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा, कौन थे, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी द्वारा नेहरू जी के खिलाफ, क्योंकि 1964 पर तक कौन थे प्रधानमंत्री, वो नेहरू जी थे। नेहरू जी कितने वर्षों तक रहे प्रधानमंत्री, जरा बताएं। मैंने आपको प्रधानमंत्री का कार्ड दिया था कि भाई प्रधानमंत्रियों की लिस्ट को पढ़ना है, इसको बड़े ध्यान से। तो आपने पढ़ा होगा 1947 से 1964 तक वो रहे थे, 1964 तक। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जेबी कृपलानी द्वारा नेहरू जी के खिलाफ लाया गया, तो इसमें क्या जेबी कृपलानी, देखो जेबी कृपलानी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने में इनका बड़ा योगदान था। आपने एक बात सुनी होगी जब आप इतिहास को पढ़ते होंगे
कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री तो वल्लभ भाई